नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके पास जो कहानी लेके आए हैं, वो ऐसी कहानी है कि लोग प्यार में कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद दिला दूँ, आज की लगभग 11 साल पहले की ये कहानी है। नाम सुना होगा शबनम, सभी लोगों ने लगभग सुना था, पूरे देश में हाईलाइट हो गया था, अखबारों की फ्रंट लाइन थी। सिलसिला ये चला था कि मकान में 4 अलग-अलग कमरों में शौकत और उनकी बीवी, 2 बच्चे, बहू और 2 बेटों की लाशें पड़ी हुई थी और 11 महीने में बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का गला कटा हुआ मिला था। यह माजरा देखकर लोगों की रूह कँप गई थी और जो शबनम थी, वो अकेले कोने में बैठकर फपक-फपक कर दहाड़े मारकर रो रही थी। दरअसल मैं कहानी आज आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि शबनम की जो फांसी की तारीख थी वो अभी तक टाल दी गई है। रीज़न ये है कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार याचिका डाली है कि उनकी फांसी पे विचार किया जाए, तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए उनकी फांसी फिर टाल दी गई है। उन्होंने यह याचिका जो थी वहाँ के रामपुर के जो जेलर थे उनके थ्रू राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी, जहाँ उन्हें 13 साल पहले शबनम और सलीम ने मिलकर 7 लोगों की हत्या कर दी। यह केस 4 दिनों के भीतर पुलिस ने सुलझा लिया, जिसके लिए पुलिस को भी कई सारी शाबाशियाँ मिली। तो चलिए पूरी कहानी आपको हम बताते हैं, सुनाते हैं, क्या माजरा है। माजरा है 14 अप्रैल 2008 का। तकरीबन रात के लगभग 1 बजे होंगे। जो बावनखेड़ी गांव अमरोहा था, वहां की घटना है। गांव में रहने वाले शौकत एक कॉलेज में लेक्चरर थे। बेटा उनका एमबीए कर रहा था, दूसरा बेटा जो था इंजीनियरिंग कर रहा था। घर की बड़ी बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल में डबल एमए कर चुकी थी। घर में परिवार पूरा लगभग पढ़ा लिखा था, बेहद एजुकेटेड पर्सन थे और शौकत भी एक लेक्चरर थे। मगर उस रात शौकत ने अपने पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया। शौकत के जो पड़ोसी थे उन्होंने फ़ोन किया कि शौकत के घर में कुछ हादसा हो गया है। तो पुलिस की टीम शौकत के घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो जब दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने पर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो पुलिस के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वह माजरा इतना भयानक था कि देखकर अच्छे-अच्छों की रूह काँप जाती है। शौकत के मकान में 4 अलग-अलग कमरों में शौकत, उसकी बीवी, 2 छोटे बेटे, 1 बहू और 2 बच्चे की लाशें पड़ी हुई थी। 11 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का गला रेता हुआ था। सभी लाशें खून से सनी हुई थी। शौकत के परिवार में इकलौती केवल शबनम, जो कोने में पड़ी दहाड़े मारकर जोर-जोर से रो रही थी। उस रात का ये माजरा देखकर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की आंखें फटी फटी रह जाती हैं और सुबह होते होते एक ही परिवार के 7 लोगों की कत्ल की कहानी बावनखेड़े से निकल पूरे देश भारत में फैल जाती है। कहानी इतनी डरावनी थी कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। आगे बढ़ते हैं। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में बहुत जबरदस्त क्रोध था और लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे थे। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर पर आना पड़ा। मामला इतना संगीन हो गया था और यूपी पुलिस पर इतना दबाव था कि जल्द से जल्द केस को सुलझाने के लिए इतना दबाव उस समय था कि वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, उनका तुरंत तबादला हो जाता है और उनकी जगह पे आरपी गुप्ता को बावनखेड़ी बुलाना पड़ जाता है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। कत्ल के पहले पूरे परिवार को नशीली दवाई दी गई थी और दवा देने की बात जो सामने आई, आरपी गुप्ता के मन में एक सवाल उठा। उनके मन में सवाल यह उठा कि पूरा घर तो बेहोश पड़ा था, तो अकेली शबनम कैसे होश में आ गई। यहीं से आरपी गुप्ता को शबनम पे शक होना शुरू हो जाता है। तो वो शबनम से सवाल जवाब करना चाहते, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि उस समय यह सब हालात इजाज़त इसकी नहीं दे रहे थे। पूरे घर का कत्ल हो चुका था, ऐसे में इकलौती बची शबनम से पूछताछ वो कैसे कर सकते थे। और शबनम की हालत भी इतनी ठीक नहीं थी कि उनके सवालों का जवाब दे सके। देखा जाए तो केस तो
सुलझाना ही था पुलिस को, लेकिन वो कहाँ से शुरू करे, किस जगह से शुरू करे, ये सारी चीज़ें पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। लिहाजा बाद में जांच जो हुई, इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपने मुखबिरों के जरिए पता लगवाना शुरू किया कि शबनम के बारे में वो पूछताछ करे। एक मुखबिर ने खबर दी, जो आरपी गुप्ता का मुखबिर था, उन्होंने खबर दी कि ये सलीम को अगर उठा लिया जाए तो पूरा कत्ल की हिस्ट्री आपकी खुल जाएगी। इस दौरान इंस्पेक्टर गुप्ता को जब पता चला कि 2 दिन पहले सलीम को पुलिस ने उठा लिया, उससे पूछताछ की, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे क्लीन चिट देकर छोड़ देती। इसी बीच थोड़ा वक्त और बीतता है, इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिल जाता है। जब शबनम को मौका मिलता है तो इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात की जो कहानी थी वो बताई। वो इस प्रकार थी कि वो रात को छत पर सो रही थी, छत के रास्ते कुछ चोर आए और अंदर दरवाज़ा खोला और अंदर जाके कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद वो लोग दीवार फांदकर बाहर निकल गए। और शबनम जब उठती है और अंदर जाके देखती है तो नज़ारा देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी सारे पास में आ जाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन इस कहानी में आरपी गुप्ता को कुछ झोल नज़र आ रहा था, यानी ये कहानी एक स्क्रिप्टेड कहानी लग रही थी, बनाई गई कहानी लग रही थी। तो उनका शक और बढ़ जाता है। उस रात सच में बारिश नहीं हुई थी, ये बात शबनम का पहला झूठ थी। अगर दरवाजे से चोर निकले होते तो कुंडी अंदर से कैसे बंद होती, ये शबनम का दूसरा झूठ था। और तीसरा झूठ था, अगर चोर दीवार के रास्ते छत पे आए होते तो वहां पर कोई निशान होता। ये शबनम का तीसरा झूठ था। शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पर आ चुकी थी, क्योंकि उसने जितने झूठ बोले थे सभी झूठ को इंस्पेक्टर गुप्ता ने पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन तभी अचानक ऐसी चीज हो जाती है कि इंस्पेक्टर गुप्ता समेत सभी पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थी वो शबनम से हमदर्दी जताने के लिए उनके घर पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए उन्हें देने थे। इधर पुलिस के हिसाब से खुद शबनम कातिल नजर आ रही थी। अब पुलिस सोच रही थी करे तो करे क्या। अगर मुख्यमंत्री उसे 5 लाख का चेक दे देते हैं तो उसमें बदनामी, बेइज्जती होगी और पुलिस को भी आगे छानबीन करने में दिक्कत हो जाएगी। इधर ऐसे में मुख्यमंत्री मुआवजा अजीब सी सिचुएशन पैदा करने वाली थी। बट इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अधिकारियों से और मायावती के पीए से मिलकर बात की। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए ही वहां से लौट जाती। लेकिन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने चुनौती यह थी कि उनको साबित करना था कि कातिल शबनम ही है। बानखेड़ी गांव में ही रहने वाले सलीम और शबनम एक अच्छे दोस्त थे। यहां तक कि शबनम अक्सर सलीम को बाइक पे ले जा स्कूल जाया करता था। मुखबिर पहले ही सलीम की ओर इशारा दे चुके थे। बात है 17 अप्रैल 2008 को, यानी हादसे के 2 दिन बाद की। इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया और वो कत्लेआम की जानकारी लगातार पूछते रहे, लेकिन वो इनकार करता रहा। फिर पुलिस ने अपना जो पुलिसिया रूप होता है वो अपनाया, जिससे सलीम टूट जाता है। फिर उसने सारी कहानी उगल दी। उसने बताया कि शबनम से वह प्यार करता था और तमाम बातें उसने पुलिस को बता दी। अब कहानी पुलिस के सामने थी, लेकिन सबूत अब भी उनके हाथ में कोई नहीं था। सलीम ने ही पुलिस को पहला सबूत दिया। सबूत यह था कि जिस कुल्हाड़ी से काटा गया था उस कुल्हाड़ी को दूर के तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर उस कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया। अब कहानी गवाह तीनों पुलिस के पास थे। इसके बाद 18 अप्रैल यानी सामूहिक हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता की टीम शबनम के घर पहुंचती है और सलीम भी उनके साथ था। पूरी पूछताछ करने के लिए शबनम बार बार इनकार करती रही, लेकिन जब पुलिस ने फिर उस पर जोर आजमाइश की तो शबनम भी टूट गई और उसने सारी कहानी खोलकर रख दी।
अब केस सुलझ चुका था। कत्ल की कहानी, कत्ल का मकसद, दोनों कातिल पुलिस के शिकंजे में थे। शबनम के खून से सने हुए कपड़े भी पुलिस को मिल चुके थे। इसके साथ ही 2 ऐसे मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं जिससे वारदात को अहम सबूत दिया गया था। उन दोनों फ़ोन के वारदात के दिन 55 बार फ़ोन किया गया था। इस दौरान शबनम और सलीम ने एक दिल दहला देने वाला खुलासा भी किया। खुलासा 11 महीने की भतीजे को दोबारा मारने का। जब सलीम सबका मर्डर करके वापस चला जाता है, तो सब उसका भतीजा जो था वो बाहर रहता है। तो जब वो अंदर आता है तो शबनम सलीम को फ़ोन करती है कि उसका भतीजा रह गया है जिंदा। तो सलीम कहता है कि मैं अब लौटकर वापस नहीं आऊँगा। फिर शबनम क्या करती है, वो प्यार में इतना पागल हो गई कि शबनम उस अपने भतीजे को गला घोंट देती है और उसकी हत्या कर देती है। शबनम के 2 भाइयों की जान उस रात बच सकती थी, लेकिन शबनम की मोहब्बत ने दोनों भाइयों की भी जान ले ली। और दरअसल उन दिनों शबनम के जो भाई थे वो किसी काम से शहर जा रहे थे, लेकिन शबनम ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस बुला लिया था। इंस्पेक्टर गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान शबनम ने इस कत्ले-आम की वजह भी बताई। दरअसल वो चाहती थी कि उसकी परिवार का कोई सदस्य भी ना बचे और जो संपत्ति थी वो सारी उसके नाम आ जाए। 3 अगस्त 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी और उन्होंने अपने 3 साल के न्यायिक हिरासत में जीवन में अच्छी तरह जांच करने की भी आदेश दिए। इसके लिए अदालत ने इंस्पेक्टर गुप्ता की भी तारीफ की कि इतने कम समय में केस को सॉल्व कर दिया। और फिर जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई तो उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में जाकर अपनी पिटीशन फाइल की, लेकिन वहाँ की भी अदालत ने उस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सज़ा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति की दया याचिका भी कर चुके हैं। शबनम पुनर्विचार याचिका और दूसरे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन सलीम के पास अब भी कुछ रास्ते बचे हुए हैं। पुनर्याचिका पे विचार चल रहा है और कब फांसी होगी, कैसे होगी, पता नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।